वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 557 है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए और फोकस करने वाले हैं इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस टेस्ट में इम्पोर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। देखते हैं कितने सही होते हैं आप लोगों के, मतलब कमेंट करके खुद ही बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बड़ा आसान सा प्रश्न है, लॉलीपॉप टाइप का। वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वायुदाब को मापने के लिए? बैरोमीटर। किसका? बैरोमीटर। फेदोमीटर होता है समुद्र की गहराई। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता, पता होगा आपको। तो देखिए, वायुदाब को मापने के लिए पारद वायुदाब मापी यानी मरकरी बैरोमीटर अथवा निद्रव बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी पर वायुदाब के वितरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? पृथ्वी पर वायुदाब के वितरण के संदर्भ में देखिए, 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के साथ उच्च वायुदाब क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। इक्वेटर के हो रही है दोनों तरफ बात। यह है अपनी पृथ्वी, बीच से एक रेखा खींची जाती है 0 डिग्री। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ 30 आएगा ना, यहाँ तक इस एरिया की बात हो रही है। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला स्टेटमेंट है, ध्रुवों के निकट वायुदाब निम्न होता है। और अगला है, वायुदाब पट्टियाँ स्थायी हैं तथा सूर्य की किरणों से विस्थापित नहीं होती। देखिए, जो वायुदाब है ना, ये है इक्वेटर, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। जो वायुदाब है वो पोल्स पर यानी ध्रुवों पर जो है वो अधिकतम होता है, निम्न नहीं होता। अधिकतम होता है, निम्न नहीं होता। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और वायुदाब पट्टियाँ स्थायी नहीं हैं, स्थायी नहीं है वायुदाब पट्टियाँ, तथा सूर्य की किरणों से विस्थापित होती हैं। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। तो 2 और 3 को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ 2 3 है वो नहीं होगा, केवल 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, विषुवतीय वृत्त के निकट वायुदाब कम होता है और इसे विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र यानी इक्वेटोरियल लो के नाम से जाना जाता है। 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के साथ उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। ध्रुवों की तरफ 60 डिग्री उत्तरी 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर निम्न दाब पेटियाँ हैं, जिन्हें अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटियाँ कहते हैं। तो देखिए, 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के साथ कितना हो गया? उच्च दाब क्षेत्र हो गया। अब देखिए, मुद्दा आता है यहाँ पर, ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है, कम नहीं होता, इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टी कहते हैं। वायुदाब पट्टियाँ स्थायी नहीं हैं, वायुदाब पट्टियाँ स्थायी नहीं हैं। सूर्य की किरणों के साथ ये पट्टियाँ विस्थापित होती रहती हैं, इसलिए दूसरा और तीसरा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, पृथ्वी की धरातलीय विषमता पवनों की गति को प्रभावित करती है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण वायु पर कोरियोलिस बल लगता है। देखिए, एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण, एक होता है घूर्णन। इनमें से 2 लोग आपस में पर्यायवाची हैं। घूर्णन और परिभ्रमण जो है एक ही बात है, आपस में सिनोनियम है। मैंने इससे पहले काफ़ी, कौन सा टेस्ट है याद नहीं है मेरे को, उसमें परिभ्रमण और परिक्रमण एक ही बता दिया गलती से। नीचे कमेंट बॉक्स में डाला है कि एक नहीं होते वो। तो परिक्रमण अलग है। परिक्रमण का मतलब है जब पृथ्वी जो है, देखिए एक तो पृथ्वी की खुद की गति है, खुद की गति है ना, अपने टिल्ड एक्स पर झुकी और घूम रही है, इससे दिन और रात होते हैं। तो ये जो खुद घूम रही है अपने अक्ष पर, अपने नत अक्ष पर घूम रही है, टिल्ड एक्स पर घूम रही है, तो इसको परिक्रमण, इसको बोलते हैं परिभ्रमण और घूर्णन। परिभ्रमण और घूर्णन। अब जब ये घूमती 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 सूर्य का चक्कर लगाती है, इससे होता है ऋतु परिवर्तन, इसको बोलते हैं परिक्रमण। तो परिभ्रमण और घूर्णन एक बात है और परिक्रमण अलग बात है। परिक्रमा का मतलब है किसी दूसरी चीज़ की परिक्रमा करना, और खुद का परिभ्रमण मतलब खुद की टिल्ड एक्स पर जो गति है, नत अक्ष पर झुकी है और फिर घूम रही है, उसको बोलते हैं परिभ्रमण या घूर्णन। तो पृथ्वी के परिक्रमण, ये गलत हो गया। अगर यहाँ परिभ्रमण होता तो सही हो जाता, घूर्णन होता तो सही होता। तो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण वायु पर कोरियोलिस बल लगता है, वायु पर कोरियोलिस बल लगता है। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, परिक्रमण नहीं है, परिभ्रमण होगा यहाँ पर या घूर्णन होगा, केवल पहला ही सही है।
तो देखिए कथन एक सत्य है, क्षैतिज गतिज वायु को पवन कहते हैं और पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ प्रवाहित होती हैं। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। दूसरा गलत है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन या परिभ्रमण के कारण पवनों पर लगने वाले बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है, ना कि परिक्रमण के कारण लगने वाले बल को, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोरियोलिस बल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, कोरियोलिस बल का मान ध्रुवों पर शून्य तथा विषुवत वृत्त पर सर्वाधिक होता है। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा के दाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। देखिए, कोरियोलिस बल जो प्रभाव डालता है पवनों पर वो उल्टा डालता है। जैसे चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज जाता है ना, जबकि कोरियोलिस बल के कारण पवनें जो हैं क्लॉकवाइज जाती हैं, मतलब दाहिनी ओर घूमती हैं। तो ये चीज़ याद रखना, इसमें उल्टा होता है चक्रवात में और कोरियोलिस बल में। तो पहला वाला गलत है, क्योंकि कोरियोलिस बल का मान जो पोल्स पर मतलब ध्रुवों पर ना सर्वाधिक होता है, शून्य नहीं होता, और विषुवत रेखा पर शून्य होता है। विषुवत रेखा पर शून्य होता है, ये जो है इक्वेटर, यहाँ शून्य होगा, यहाँ सर्वाधिक होगा दोनों तरफ। तो इसमें अपना पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो कथन एक गलत है, पृथ्वी अपने घूर्णन के कारण पवनों की दिशा को प्रभावित करती है तथा इस बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधे अनुपात में बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक, पोल्स पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। दूसरा वाला सही है, कोरियोलिस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा यानी दाईं तरफ व दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण भी अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। क्यों नहीं बनते भाई, क्या कारण है इसका? इक्वेटर के निकट चक्रवात क्यों नहीं बनते? क्योंकि कोरियोलिस बल शून्य होता है और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बनने के लिए कोरियोलिस बल अधिक चाहिए। पवन समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है। पवनें जो हैं समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं, ये भी सही है। गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम होता है, ये गलत है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा इसका आंसर केवल। अब 1 और 2 तो है ही नहीं, इसमें क्या किया जाए फिर? तो इसका आंसर, इसको हम सारा गलत कर देते हैं। इस तरह का अगर प्रश्न आएगा एग्ज़ाम में तो इस पर स्टार बना दिया जाता है ऐसे प्रश्नों पर, मतलब सबको 1-1 नंबर मिल जाता है इनका, या फिर ऐसे प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाता है। फिलहाल हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। तो देखिए, विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल जो है वो शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। इससे कोई मतलब नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। चक्रवात के केंद्र में दाब की दिशा व पवन की दिशा के प्रारूप के संबंध में कौन सा सही है? तो देखिए, जैसा कि पता है चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज जाएगा। और दाब कैसा रहेगा? निम्न रहेगा या उच्च रहेगा या शून्य रहेगा? देखिए, शून्य तो रहेगा नहीं, गलत है, उच्च भी नहीं रहेगा, निम्न रहता है। तो केंद्र में निम्न दाब व उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, गलत है। केंद्र में निम्न दाब व उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, ये वाला करेक्ट है। दूसरा वाला स्टेटमेंट एंटी क्लॉकवाइज जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भूमंडलीय पवनों का प्रारूप निर्भर करता है। भूमंडलीय पवनों का प्रारूप निर्भर करता है पृथ्वी के घूर्णन पर, वायुदाब पट्टियों का सौर किरणों के साथ विस्थापन, महासागरों व महाद्वीपों के वितरण पर, वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय विभिन्नता। बताइए किस किस पर? भूमंडलीय पवनों का प्रारूप निर्भर करता है पृथ्वी के घूर्णन पर, वायुदाब पट्टियों का सौर किरणों के साथ विस्थापन पर भी, महासागरों व महाद्वीपों के वितरण पर और वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय विभिन्नता। सारे के सारे हो गए, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, भूमंडलीय पवनों का प्रारूप मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय विभिन्नता, वायुदाब पट्टियों की उपस्थिति, वायुदाब पट्टियों का सौर किरणों के साथ विस्थापन, महासागरों व महाद्वीपों का वितरण और पृथ्वी का घूर्णन। देखिए, वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता है। यह वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को भी
गतिमान करता है जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण प्रायः कहाँ पर होता है, मतलब ITCZ। ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न। देखिए ये इक्वेटर है, बीच से एक रेखा खींची जाती है 0 डिग्री, यहीं होता है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विषुवत वृत्त के निकट, इक्वेटर के निकट। तो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण यानी ITCZ क्षेत्र विषुवतीय वृत्त के निकट पाया जाता है, यानी इक्वेटर पे। उच्च सूर्यताप व निम्न वायुदाब होने से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। पृथ्वी की सतह पर विभिन्न कोस्ट तथा उसमें प्रवाहित होने वाली पवनों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ध्रुवीय कोस्ट कहाँ बनते हैं, फेरल कोस्ट कहाँ बनते हैं, हेडली कोस्ट कहाँ बनते हैं। अगर ध्रुवीय कोस्ट बनते हैं तो क्या ध्रुवीय पवन बहेगी, फेरल कोस्ट बनेंगे तो क्या पछुआ पवनें बहेंगी, हेडली कोस्ट बनेंगे तो क्या पूर्वी व्यापारिक पवनें बनेंगी। कौन सा सुमेलित है। देखिए दूसरे तीसरे का तो पता नहीं, लेकिन पहला तो करेक्ट लग ही रहा है। ध्रुवीय कोस्ट ध्रुवीय पूर्वी पवन सही है, फेरल कोस्ट पछुआ पवनें ये भी सही ही है, और हेडली कोस्ट पूर्वी व्यापारिक पवनें ये भी सही है। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। DS का आंसर 1 2 3। तो देखिए पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और इसके विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को कोस्ट कहते हैं, मतलब सैल कहते हैं। बात करें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को हेडली कहा जाता है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र को फेरल कहा जाता है। जो हेडली कोस्ट है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को कहा जाता है और इस क्षेत्र में पूरब में व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। और फेरल कोस्ट जिसको उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है, इस कोस्ट में धरातल में प्रवाहित होने वाली पवनें जो हैं वो वेस्टर्लीज हैं, मतलब पछुआ पवनें हैं, पछुआ पवनों के नाम से जाना जाता है। ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी सघन वायु का ध्रुवों पर अवतलन होता है और मध्य अक्षांशों की ओर ध्रुवीय पूर्वी पवनों के रूप में प्रवाहित होती हैं, और इस कोस्ट को ध्रुवीय कोस्ट कहा जाता है। ठीक है। तो उपोष्ण कटिबंध हो गया फेरल कोस्ट, पछुआ पवनें बहेंगी। उष्ण कटिबंध हो गया हेडली कोस्ट, इसमें ट्रेड विंड यानी व्यापारिक पवनें बहेंगी। और ध्रुवीय कोस्ट में ध्रुवीय पवनें। 10वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सत्य है। पहला स्टेटमेंट है, 2 भिन्न प्रकार की वायु राशियों के मध्य सीमा को बाताग्र कहते हैं और बाताग्र केवल मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं। केवल बाताग्र तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं क्या। बिल्कुल बाताग्र तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं, करेक्ट है स्टेटमेंट। बाताग्र केवल मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं, ये भी सही है। बहुत कम सही होते हैं केवल वाला स्टेटमेंट। 2 भिन्न प्रकार की वायु राशियों के मध्य सीमा को बाताग्र कहा जाता है। सारे के सारे तो करेक्ट हो गए इसमें। DS का आंसर 1 2 3। तो देखिए उपरोक्त तीनों के तीनों करेक्ट हैं। वायु का बृहद भाग जिसमें तापमान व आर्द्रता संबंधी क्षैतिज भिन्नताएं बहुत कम होती हैं वायु राशियां कहलाती हैं। जब 2 भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं, बाताग्र कहते हैं। बाताग्रों के बनने की प्रक्रिया को बाताग्र जनन कहा जाता है। बाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं जिस कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। इसके 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे।